यमन के अली हजाजी ने एक जलती हुई लकड़ी ली और अपने 4 साल के बेटे के चेस्ट में डाल दी। अब हमें से जो लोग सोच रहे हैं कि एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है, अपने 4 साल के बेटे को जला दिया, लेकिन ये अली हजाजी ने इसीलिए किया क्योंकि उनका एक और बेटा भूख के कारण कुछ हफ्ते ही पहले मर गया था और वो नहीं चाहते थे कि उनके दूसरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए उन्होंने अपने गाँव वालों की सलाह मान ली, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो ये जलती हुई लकड़ी अपने बेटे के चेस्ट में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब कहीं लोग कहेंगे नहीं, हजाजी तो एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसी थ्योरी को सच माना। ओके, तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, जिसमें बहुत इंटेलिजेंट लोगों की टीम होती है और वो बहुत ही सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। देखो, जब नई नई गाड़ी की इनोवेशंस हो रही थी तो मैक्सिमम लोगों के पास उस वक्त भी घोड़ा गाड़ी थी और उस वक्त 1800s में यूनाइटेड किंगडम ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था रेड फ्लैग ट्रैफिक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गाड़ी चलाने के लिए कम से कम 3 लोगों को कार में होना मैंडेटरी था, जिसमें से एक ड्राइवर होगा और एक कार मैकेनिक। 2, जो तीसरा आदमी है वो ऑटोमोबाइल से 60 फीट आगे चलेगा रेड फ्लैग लेकर, ताकि सामने से आ रहे सब घोड़े गाड़ी चलाने वाले लोगों को पता चल जाए कि ऑटोमोबाइल आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो पेंसिल्वेनिया ने 1896 में बताया था कि अगर कोई घोड़े के साथ गाड़ी टच भी होती है तो 1, उस गाड़ी को इमीडिएटली रोक दिया जाए, 2, पूरी गाड़ी डिसअसेंबल कर देना यानी उसे खोल देना, और 3, गाड़ी के सारे खुले पार्ट्स को उठा के किसी पेड़ या बुशेस के पीछे छुपा देना। आई नो हमें से बहुत लोगों को हंसी आ रही होगी और कई लोग सोच रहे होंगे कि लॉ निकाला क्यों गवर्नमेंट ने। तो इसका रीजन है कि शुरू में कुछ सिटीजन्स की मौत हो गई थी कार के साथ एक्सीडेंट के कारण, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये लॉस निकाले। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में कहते हैं कि जितना हम किसी चीज को सच मानना चाहते हैं, हम उतने ही एविडेंस ढूंढने लगते हैं उस चीज को सच साबित करने के लिए। और ये मनी के लिए भी ट्रू है। जो भी लोग हमें नेगेटिव स्टोरीज बताते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमारी केयर करना चाहते हैं, और जो लोग पॉजिटिव चीजें बताते हैं, हमें लगता है कि वो हमें कुछ बेचना चाहते हैं। तो पहले तो हमें अपनी इस साइकोलॉजी को ठीक करना पड़ेगा कि हम फैक्ट्स के साथ डिसीजंस लें। लेसन 2, दूसरा लेसन आता है थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, जो कहता है डिजायर। सारा ब्लेकली एक फैक्स मशीन सेल्स गर्ल्स थी जिसके बहुत बड़े डिजायर्स थे। वो बचपन से कुछ बड़ा करना चाहती थी। काफी सालों तक फैक्स मशीन बेचने के बाद एक दिन वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उन्होंने अपनी फैक्स मशीन से भरी ऑफिस की गाड़ी को साइड में रोका और वो रोने लग गई। सारा कहती है कि उस वक्त मैं ये सोचने लग गई थी कि ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती। मैं तंग आ गई थी जब लोग मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकालते थे, एक मामूली सेल्स गर्ल समझकर। उस रात सारा ने अपने घर में एक नोटबुक खोली और उसमें लिखा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगी जो लाखों लोग यूज करेंगे और मेरे प्रोडक्ट से लाखों लोगों को फायदा होगा। ओके, तो कुछ दिन के बाद एक दिन सारा को पार्टी में जाना था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो व्हाइट पैंट पहनेंगी, लेकिन उनके पास कोई अंडरगारमेंट नहीं था जो कि व्हाइट पैंट में ना दिखे। तो उन्होंने अपने स्किन कलर की पैंटीहोज निकाली और उसे 3 फीट पैर से काट दिया और उसके ऊपर व्हाइट पैंट पहनी और साथ में हील। उन्हें पता था कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। पार्टी से आने के बाद सारा ने रियलाइज किया कि ये उनका वो प्रोडक्ट हो सकता है जो बहुत से लोगों को चाहिए हो। सारा ने पहले हर फेमस शोरूम में जाके पूछा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उन्होंने खुद ही प्रोडक्ट को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, जबकि उनके पास कोई फैशन या बिजनेस की डिग्री नहीं थी। इसके बाद सारा ने रियलाइज किया कि अगर इस प्रोडक्ट को मासेस तक पहुंचाना है तो उन्हें इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स के पास वो गई सब हंसने लग गए कि बिना पैर के पैंटीहोज ये कौन खरीदेगा, और एक लड़की जिसे कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने अभी तक कोई बिजनेस नहीं बनाया, उसे हम पैसे क्यों दें। बट एक इन्वेस्टर ने सारा को हाँ कर दी। जब सारा ने उनसे पूछा कि थैंक गॉड आपको मेरा आइडिया पसंद आया, तो इस पर वो इन्वेस्टर हंस पड़ा और उसने कहा नहीं, आइडिया तो तुम्हारा बकवास ही है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, तुम में डिजायर है और इसीलिए मैं तुम्हें फंड कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि सारा की अभी क्या सिचुएशन है। सारा ने इस ब्रांड को स्पैंक्स का नाम दिया और आज इस बिजनेस की कीमत 11,000 करोड़ रुपए है। देखिए, सारा कहती हैं कि बहुत सी लेडीज इस चीज को पहले भी ट्राई कर चुकी थी कि वो अपने पैंटीहोज को काट देती थी और सुबह भूल जाती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि उन्हें अपना कोई प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए उन्होंने एक ओपन माइंड से इसे देखा और आगे एक्शन लेना स्टार्ट किया। इन शॉर्ट, उनकी सक्सेस स्टार्ट हुई एक बर्निंग डिजायर से। लेसन 3 अगेन आता है थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, जो कहता है परसिस्टेंस। फ्रैंकलिन लियोनार्ड को बहुत बुरा लगता था जब लोग उसे काला काला कहकर बुलाते थे, क्योंकि ब्लैक शब्द से लोग समझते थे कि काला इंसान जरूर क्रिमिनल ही होगा। फ्रैंकलिन के डैड लगभग 40 की एज में डॉक्टर बने थे। डॉक्टर बनने से पहले उनकी फैमिली को पैसों की बहुत कमी थी और डॉक्टर बनने के बाद भी वो पैसों की कीमत जानते थे और बहुत ही कम पैसे खर्चा करते थे। इसका एक रीजन ये भी था कि फ्रैंकलिन के दादा अंग्रेजों के स्लेव रहे थे, यानी गुलाम। उन्हें बचपन से पता था कि उन्होंने कुछ बड़ा करना है, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। उनकी पहली अचीवमेंट तब हुई जब उनका सिलेक्शन हार्वर्ड में हुआ। उनकी जॉब मैकेंजी में लग गई, पर फ्रैंकलिन इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कुछ ब्लैक लोगों के लिए करना
बनना चाहते थे। वो बचपन से बहुत सी मूवीज देखते थे, प्लेस देखते थे। उन्होंने टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो की कंपनी एपियन वे ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें जूनियर एग्जीक्यूटिव का काम मिला, जिसका मतलब था कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स मूवी के लिए इस कंपनी में आएंगी, पहले फ्रैंकलिन उसे पढ़ेंगे और जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं वो अपने बॉस को देंगे। फ्रैंकलिन कहते हैं कि मैं जानता था कि मैं कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर सकता था, मैं परसिस्टेंट रह सकता था। अगर आप मुझे 50 स्क्रिप्ट्स दोगे तो मैं उन सबको सैटरडे और संडे पढ़ सकता हूँ और मंडे को आके एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कौन सी स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट है और कौन सी नहीं। इसके बाद फ्रैंकलिन ने अपने ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स के 75 लोगों को मेल की और कहा कि तुमने आज तक जितनी भी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं उनमें से 10 बेस्ट स्क्रिप्ट्स मुझे सेंड करो। और फ्रैंकलिन ने उन्हें पढ़ के उनमें से बेस्ट स्क्रिप्ट्स को एक वेबसाइट में डाल दिया और उस वेबसाइट को नाम दिया blacklist.com। अभी तक किसी को नहीं पता था कि उन्होंने ब्लैकलिस्ट नाम की वेबसाइट बनाई है, लेकिन ये जिन भी लोगों से मिलते थे वो लोग इन्हें कहते थे कि यार ये ब्लैकलिस्ट नाम की वेबसाइट देखी है तूने, इसमें जितने भी प्लेस हैं वो बेस्ट हैं। एक बार तो इन्हें एक बड़े ब्रोकर का कॉल आया जो इन्हें कह रहा था कि नई स्क्रिप्ट पढ़ो, और फोन रखते वक्त उसने इनसे कहा कि मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगले साल ये स्क्रिप्ट ब्लैक लिस्ट में जरूर रैंक करेगी, इसलिए इसे पढ़ लेना। फ्रैंकलिन कहते हैं कि इसे दो चीजें हुई। 1, जितना मैं सोच रहा था ये वेबसाइट लोगों को उससे ज्यादा वैल्यू दे रही थी। 2, मुझे लगा कि मैं इस चीज को बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहाँ पर लोगों को सिर्फ बेस्ट स्क्रिप्ट ही मिलेंगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी भी साल की 1000 स्क्रिप्ट ही पढ़ पाती है और उनमें से उन्हें 1 या 2 ही अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है। फ्रैंकलिन की ये वेबसाइट बहुत फेमस हुई और इससे बहुत फेमस मूवीज बनी, जिनमें से कुछ फेमस नाम है द सोशल नेटवर्क, एडवेंचरलैंड, इन ब्रूक्स, द प्रेस्टीज, विप्लैश, ज़ोडिएक। और अगर आप बहुत कम हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो इस मूवी का नाम तो आप जरूर जानते होंगे जो इंडिया में ही शूट हुई थी, द स्लमडॉग मिलियनेयर। और आज इस परसिस्टेंस की वजह से फ्रैंकलिन एक मिलियनेयर है। तो इस स्टोरी की लर्निंग ये है कि एक स्लेव का पोता अपने और अपने लोगों के लिए इतना बड़ा काम इसलिए कर पाया क्योंकि उसने बीच में हार नहीं मानी। इस अचीवमेंट के लिए उसे 16 साल से ज्यादा का टाइम लगा। एक इंटरव्यू में फ्रैंकलिन से पूछा गया कि उन्होंने इस लिस्ट का नाम द ब्लैक लिस्ट क्यों रखा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ब्लैक शब्द जब भी आप किसी के हो रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है लेकिन आपको नहीं पता कि वो सॉन्ग कौन सा है, तो आप जस्ट अपना फोन बाहर निकालो और आपको वो सॉन्ग पता चल जाएगा। लेकिन ये ईयर था 1998 और इस टाइम में लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, जिसका मतलब था कि लोगों को एक नंबर पर फोन करना पड़ेगा और फिर अपना फोन हवा में रखना पड़ेगा और दूसरी साइड से सॉन्ग उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद आपको SMS में उस सॉन्ग का नाम आएगा। एक सबसे बड़ा इश्यू जो उन्होंने फेस किया वो था कि उस वक्त में ऑडियो को सुन के कोई गाना पहचानने का टेक रेडी नहीं था और इन 3 फाउंडर्स में से भी कोई टेक फाउंडर नहीं था। ये जानते थे कि इन्हें कोई ना कोई टेक फाउंडर तो चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को बना पाए, इसलिए ये MIT, बर्कली और स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजेस में गए और वहां पर PhD प्रोफेसर्स को बताया कि हमें ऐसा टेक डेवलप करना है, लेकिन उन सब प्रोफेसर्स ने मना कर दिया कि ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने सिग्नल और प्रोसेसिंग के बेस्ट 5 लोग ढूंढे और उनसे मिलने चले गए और इन्हें मिला एक जीनियस जिसका नाम था एवरी वैक, जिसने कहा कि मुझे लगता तो नहीं कि मैं इस टेक को बना पाऊंगा लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। और फाइनली उसने टेक बना दिया। जब दुनिया में स्मार्टफोन्स आने लग गए और एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया तो इन्होंने भी एक एप्लीकेशन बनाई और ये एप्लीकेशन सालों तक ऐप स्टोर में टॉप 100 में रही। इस इंसान का नाम था क्रिस बार्टन और एप्लीकेशन का नाम था शज़ैम, जिसे 2018 में एप्पल ने ही खरीद लिया करीबन 3000 करोड़ रुपए में। अगर आप आज भी एप्पल फोन यूज करते हैं और अगर आप सीरी को बोलोगे कि सीरी ये कौन सा सॉन्ग है, तो जो टेक उसके पीछे यूज हो रहा है वो शज़ैम का ही टेक है। और ये सब हुआ सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से। किसी ने इमेजिन किया कि ऐसा टेक होना चाहिए जो गानों को पहचान ले। लेसन 5 आता है रिच डैड पुअर डैड बुक से, जो कहता है क्रिएट एसेट्स। दक्षिणा ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर एंड द ग्रेट इन्वेस्टर मोनीश पब्राय कहते हैं कि जब मैं जॉब करता था तो मुझे पता था कि मेरे पास कोई एसेट नहीं है जो मुझे लाइफ लॉन्ग पैसिव इनकम कमा के दे सकता है। तो मैंने सोचा कि देखो, हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं और मुझे जॉब में 5 दिन 8 घंटे काम करना पड़ता है, यानी 40 आवर्स मुझे अपनी जॉब को देने ही पड़ेंगे। और अगर मैं बाकी के 40 घंटे सोने, नहाने, शेविंग और बाकी चीजों में स्पेंड करता हूँ तो भी मेरे पास 40 एक्स्ट्रा घंटे हैं जिससे मैं अपना कोई साइड बिजनेस खोल सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा बिजनेस काम नहीं भी किया तो मैं दूसरा बिजनेस खोलूंगा, अगर वो काम नहीं किया तो तीसरा बिजनेस खोलूंगा एंड सो ऑन, क्योंकि उनके पास जॉब है तो उन्हें कोई बर्डन नहीं है। और मोनीश पब्राय ने ऐसा ही किया। उन्होंने जॉब के साथ साथ ट्रांसटेक इंक नाम का बिजनेस खोल दिया जो कि कंसल्टिंग का बिजनेस था। और जब उन्हें 3 क्लाइंट्स मिले तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और आज हम इन्हें जानते हैं एज अ ग्रेट इन्वेस्टर। सो द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज कि कोई ना कोई एसेट हमें जॉब के साथ क्रिएट करना ही पड़ेगा, चाहे वो जॉब के पैसों से रेंटल इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, चाहे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर कोई साइड बिजनेस हो, बट स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स जो हमें पैसिव इनकम बना के दे सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 फेमस बुक्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर
डैड और थिंक एंड ग्रो रिच से 5 अमेजिंग लेसन देखी, जिनमें से सबसे पहला लेसन था कि व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, यानी नेगेटिव स्टोरीज ह्यूमन ब्रेन को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम रियलिटी को भूलकर इसी पर फोकस करने लगते हैं। पर बेटर ये है कि हम डेटा पर यकीन करें। लेसन 2 था डिजायर, यानी अगर करने का बर्निंग डिजायर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसमें हमने सारा ब्लेकली की स्टोरी देखी कि एक ऐसी औरत जिसे ना बिजनेस ना फैशन के बारे में पता था, लेकिन उसने फिर भी $2 बिलियन का बिजनेस खोल दिया। लेसन 3 था परसिस्टेंस, जिसमें हमने फ्रैंकलिन की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने द ब्लैक लिस्ट क्रिएट करी और ये सब हुआ उनकी परसिस्टेंस की वजह से। लेसन 4 था इमेजिनेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे इमेजिनेशन को यूज करके क्रिस बार्टन ने एक शज़ैम नाम की कंपनी खोल दी और ऐसा टेक बनाया जिसे आज भी एप्पल यूजर्स यूज करते हैं। लेसन 5 था क्रिएट एसेट्स, जिसमें हमने मोनीश पबराई की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने जॉब के साथ साथ अपना फर्स्ट बिजनेस खोला और आजकल वो एक फुल टाइम इन्वेस्टर है जो जब चाहे तब काम करेंगे, क्योंकि वो रैट रेस से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों, अगर ये तीनों बुक आपको अच्छी लगी तो आप इनकी